हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बता रहे हैं अकबर बीरबल की कहानियाँ। हरा घोड़ा। एक दिन बादशाह अकबर घोड़े पर बैठकर शाही बाग में घूमने गए। साथ में बीरबल भी था। चारों ओर हरे भरे वृक्ष और हरी भरी घास देखकर अकबर को बहुत आनंद आया। उन्हें लगा कि बगीचे में सैर करने के लिए तो घोड़े भी हरे रंग का ही होना चाहिए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे हरे रंग का घोड़ा चाहिए। तुम मुझे 7 दिन में हरे रंग का घोड़ा ला दो। यदि तुम हरे रंग का घोड़ा न ला सके तो हमें अपनी शक्ल मत दिखाना। हरे रंग का घोड़ा तो होता ही नहीं है। अकबर और बीरबल दोनों को यह मालूम था, लेकिन अकबर को तो बीरबल की परीक्षा लेनी थी। दरअसल इस प्रकार के अटपटे सवाल करके वे चाहते थे कि बीरबल अपनी हार स्वीकार करे और कहे कि जहाँपनाह में हार गया। मगर बीरबल भी अपने जैसे एक ही थे। बीरबल के हर सवाल का सटीक उत्तर देते थे कि बादशाह अकबर को मुँह की खानी पड़ती थी। बीरबल हरे रंग के घोड़े की खोज के बहाने 7 दिन तक इधर उधर घूमते रहे। 8वें दिन वे दरबार में हाजिर हुए और बादशाह से बोले, जहाँपनाह, मुझे हरे रंग का घोड़ा मिल गया है। बादशाह को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, जल्दी बताओ, कहाँ है हरा घोड़ा? बीरबल ने कहा, जहाँपनाह, घोड़ा तो आपको मिल जाएगा। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे खोजा है, मगर उसके मालिक ने 2 शर्त रखी हैं। बादशाह ने कहा, क्या शर्तें हैं? पहली शर्त तो यह है कि घोड़ा लेने के लिए आपको स्वयं जाना होगा। यह तो बड़ी आसान शर्त है। दूसरी शर्त क्या है? घोड़ा खास रंग का है, इसलिए उसे लाने का दिन भी खास होगा। उसका मालिक कहता है कि सप्ताह के 7 दिनों के अलावा किसी भी दिन आकर उसे ले जाओ। अकबर बीरबल का मुँह देखते रह गए। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहाँपनाह, हरे रंग का घोड़ा लाना हो तो उसकी शर्तें भी माननी ही पड़ेंगी। अकबर खिलखिलाकर हंस उठे। बीरबल की चतुराई से वह खुश हुए, समझ गए कि बीरबल को मूर्ख बनाना सरल नहीं है। सबसे बड़ी चीज, एक दिन बीरबल दरबार में उपस्थित नहीं थे। ऐसे में बीरबल से जलने वाले सभी सभासद बीरबल के खिलाफ अकबर के कान भर रहे थे। अक्सर ऐसा ही होता था, जब भी बीरबल दरबार में उपस्थित नहीं होते थे, तभी दरबारियों को मौका मिल जाता था। आज भी ऐसा ही मौका था। बादशाह की साले मुल्ला 2 प्याजा की सह कुछ सभासदों ने कहा, जहाँपनाह, आप वास्तव में बीरबल को आवश्यकता से अधिक मान देते हैं। हम लोगों से ज़्यादा उन्हें चाहते हैं। आपने उन्हें बहुत सिर चढ़ा रखा है, जबकि जो काम भी करते हैं वह हम भी कर सकते हैं, मगर आप हमें मौका ही नहीं देते। बादशाह के बीरबल की बुराई अच्छी नहीं लगती थी, अतः उन्हें उन चारों की परीक्षा ली। देखो, आज बीरबल तो यहाँ है नहीं और मुझे अपने एक सवाल का जवाब चाहिए। यदि तुम लोगों ने मेरे प्रश्न का सही जवाब नहीं दिया तो मैं तुम चारों को फांसी पर चढ़वा दूंगा। बादशाह की बात सुनकर वे चारों घबरा गए। उनमें से एक ने हिम्मत करके कहा, प्रश्न बताइए बादशाह सलामत। संसार में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? और अच्छी तरह सोच समझकर जवाब देना, वरना मैं कह चुका हूँ कि तुम लोगों को फांसी पर चढ़वा दिया जाएगा। बादशाह अकबर ने कहा, अटपटे जवाब हरगिज नहीं चलेंगे। जवाब एक हो और बिल्कुल सही हो। बादशाह सलामत, हमें कुछ दिनों की मोहलत ही जाए। उन्होंने सलाह करके कहा, ठीक है, तुम लोगों को 1 सप्ताह का समय देता हूँ। बादशाह ने कहा। चारों दरबारी चले गए और दरबार से बाहर आकर सोचने लगे कि सबसे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। एक दरबारी बोला, मेरी राय में तो अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। अल्लाह कोई चीज़ नहीं है। कोई दूसरा उत्तर सोचो। दूसरा बोला, सबसे बड़ी चीज़ है भूख, जो आदमी से अच्छी भी करवा देती है।
तीसरे ने कहा, नहीं नहीं, भूख की बर्दाश्त की जा सकती है, फिर क्या है सबसे बड़ी चीज। 6 दिन बीत गए, लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं सूझा। हार कर वे चारों बीरबल के पास पहुंचे और उसे पूरी घटना कह सुनाई, साथ ही हाथ जोड़कर विनती की कि प्रश्न का उत्तर बता दे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। हमें आपकी 1000 शर्तें मंजूर हैं। चारों ने एक स्वर में कहा, बस आप हमें इस प्रश्न का उत्तर बताकर हमारी जान बख्शी करवाएं। बताइए, आपकी क्या शर्त है? तुम में से 2 अपने कंधों पर मेरी चारपाई रखकर दरबार तक ले चलोगे। एक मेरा हुक्का पकड़ेगा, एक मेरे जूते लेकर चलेगा। बीरबल ने अपनी शर्त बताते हुए कहा। यह सुनते ही वे चारों सन्नाटे में आ गए। उन्हें लगा मानो बीरबल ने उनके गाल पर कसकर तमाचा मार दिया हो, मगर वे कुछ बोले नहीं। अगर मौत का खौफ न होता तो वे बीरबल को मुंह तोड़ जवाब देते, मगर इस समय मजबूर थे, अतः तुरंत राजी हो गए। 2 ने अपने कंधों पर बीरबल की चारपाई उठाई, तीसरे ने उनका हुक्का और चौथे जूते लेकर चल दिया। रास्ते में लोग आश्चर्य से उन्हें देख रहे थे। दरबार में बादशाह ने भी यह मंजर देखा और वह मौजूद दरबारियों ने भी कोई कुछ न समझ सका। तभी बीरबल बोले, महाराज, दुनिया में सबसे बड़ी चीज है गरज। अपनी गरज से ये पालकी यहाँ तक उठाकर लाए हैं। बादशाह मुस्कुराकर रह गए। बेचारों सिर झुकाकर एक और खड़े हो गए। हथियार। अकबर और बीरबल के बीच कभी कभी ऐसी बातें भी हुआ करती थीं जिनकी परख करने में जान का खतरा था। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, संसार में सबसे बड़ा हथियार कौन सा है? बादशाह सलामत, संसार में सबसे बड़ा हथियार है आत्मविश्वास, बीरबल ने जवाब दिया। अकबर ने बीरबल की इस बात को सुनकर अपने दिल में रख लिया और किसी समय इसकी परख करने का निश्चय किया। देवयोग से एक दिन एक हाथी पागल हो गया। ऐसे में हाथी को जंजीरों में जकड़ कर रखा जाता था। अकबर ने बीरबल के आत्मविश्वास की परख करने के लिए उधर तो बीरबल को बुलवा भेजा और इधर हाथी के महावत को हुक्म दिया कि जैसे ही बीरबल को आता देखे वैसे ही हाथी की जंजीर खोल दे। बीरबल को इस बात का पता नहीं था। जब वे बादशाह अकबर से मिलने उनके दरबार की ओर जा रहे थे तो पागल हाथी को छोड़ा जा चुका था। बीरबल अपनी ही मस्ती में चले जा रहे थे कि उनकी नज़र पागल हाथी पर पड़ी, जो चिंघाड़ता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। बीरबल हाजिर जवाब दे बेहद बुद्धिमान, चतुर और आत्मविश्वासी थे। वे समझ गए कि बादशाह अकबर ने आत्मविश्वास और बुद्धि की परीक्षा के लिए ही पागल हाथी को छुड़वाया है। दौड़ता हुआ हाथी सूंड को उठाए तेजी से बीरबल की ओर चला आ रहा था। बीरबल ऐसे स्थान पर खड़े थे कि वह इधर उधर भागकर भी नहीं बच सकते थे। ठीक उसी वक्त बीरबल को एक कुत्ता दिखाई दिया। हाथी बहुत निकट आ गया था, इतना करीब कि वह बीरबल को अपनी सूंड में लपेट लेता। तभी बीरबल ने झटपट कुत्ते की पिछली दोनों टांगें पकड़ी और पूरी ताकत से घुमाकर हाथी पर फेंका। बुरी तरह घबराकर चीखता हुआ कुत्ता जब हाथी से जाकर टकराया तो उसकी भयानक चीखें सुनकर हाथी भी घबरा गया और पलटकर भागा। अकबर को बीरबल की इस बात की खबर मिल गई और उन्हें यह मानना पड़ा कि बीरबल ने जो कहा है वह सच है। आत्मविश्वास ही सबसे बड़ा हथियार है। एक जैसी सोच दरबार की कार्यवाही चल रही थी। सभी दरबारी एक ऐसे प्रश्न पर विचार कर रहे थे जो राजकाज चलाने की दृष्टि से बेहद अहम न था। सभी एक एक करके अपनी राय दे रहे थे। बादशाह दरबार में बैठे यह महसूस कर रहे थे कि सबकी राय अलग है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि सभी एक जैसे क्यों नहीं सोचते। तब अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि लोगों की राय आपस में मिलती क्यों नहीं? सब अलग अलग क्यों सोचते हैं? हमेशा ऐसा नहीं होता। बादशाह सलामत, बीरबल बोला, कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिन पर सभी के विचार समान होते हैं। इसके बाद कुछ और काम निपटा कर दरबार की कार्यवाही समाप्त हो गई। सभी अपने अपने घरों को लौट चले। उसी शाम जब बीरबल और अकबर बाग में टहल रहे थे तो बादशाह ने फिर वही राग छेड़ दिया और बीरबल से बहस करने लगे। तब बीरबल बाग के ही एक कोने की ओर उंगली से संकेत करता हुआ बोला, वहाँ उस पेड़ के निकट एक कुआं है, वहाँ चलिए। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको समझा सकूँ कि जब कोई समस्या जनता से जुड़ी हो तो सभी एक जैसा ही सोचते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको लेकर लोगों के विचार एक जैसे होते हैं।
अकबर ने कुछ देर कुएं की ओर घूरा, फिर बोले, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं, तुम्हारे समझ आने का ढंग कुछ अजीब सा है। बादशाह जबकि जानते थे कि बीरबल अपनी बात सिद्ध करने के लिए ऐसे ही प्रयोग करता है। सब समझ जाएंगे हुजूर। बीरबल बोला, आप शाही फरमान जारी कराएं कि नगर के हर घर से एक लोटा दूध लाकर बाग में स्थित इस कुएं में डाला जाए। एक दिन पूर्णमासी का होगा। हमारा नगर बहुत बड़ा है। यदि हर घर से एक लोटा दूध इस कुएं में पड़ेगा तो यह दूध से भर जाएगा। बीरबल की यह बात सुनकर अकबर ठहाका लगाकर हंस पड़े। फिर भी उन्होंने बीरबल के कहे अनुसार फरमान जारी कर दिया। शहर भर में मुनादी करवा दी गई कि आने वाली पूर्णमासी के दिन हर घर से एक लोटा दूध लाकर शाही बाग के कुएं में डाला जाए। जो ऐसा नहीं करेगा उसे सजा मिलेगी। पूर्णमासी के दिन बाग के बाहर लोगों की कतार लग गई। इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा था कि हर घर से कोई न कोई वहां जरूर आए। सभी के हाथों में भरे हुए पात्र बर्तन दिखाई दे रहे थे। बादशाह अकबर और बीरबल दूर बैठे यह सब देख रहे थे और एक दूसरे को देख मुस्कुरा रहे थे। सांझ ढलने से पहले कुएं में दूध डालने का काम पूरा हो गया। हर घर से दूध लाकर कुएं में डाला गया। जब सभी वहां से चले गए तो अकबर और बीरबल ने कुएं के निकट जाकर अंदर झांका। कुआं मुंडेर तक भरा हुआ था, लेकिन यह देख अकबर को बेहद हैरानी हुई कि कुएं में दूध नहीं, पानी भरा हुआ था। दूध का तो कहीं नामो निशान तक न था। हैरानी भरी निगाहों से अकबर ने बीरबल की ओर देखते हुए पूछा, ऐसा क्यों हुआ? शाही फरमान तो कुएं में दूध डालने की जारी हुआ था। यह पानी कहाँ से आया? लोगों ने दूध क्यों नहीं डाला? बीरबल एक जोरदार ठहाका लगाता हुआ बोला, यही तो मैं सिद्ध करना चाहता था हुजूर। मैंने कहा था आपसे कि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिस पर लोग एक जैसा सोचते हैं, और यह भी एक ऐसा ही मौका था। लोग कीमती दूध बर्बाद करने को तैयार न थे। वे जानते थे कि कुएं में दूध डालना व्यर्थ है, इससे उन्हें कुएं कुछ मिलने वाला नहीं था। इसलिए यह सोचकर कि किसी को क्या पता चलेगा, सभी पानी से भरे बर्तन ले आए और कुएं में उड़ेल दिए। नतीजा दूध के बजाय पानी से भर गया कुआं। बीरबल की यह चतुराई देखकर अकबर ने उसकी पीठ थपथपाई। बीरबल ने सिद्ध कर दिखाया था कि कभी कभी लोग एक जैसा भी सोचते हैं। सब बह जाएंगे। बादशाह अकबर और बीरबल शिकार पर गए हुए थे। उनके साथ कुछ सैनिक तथा सेवक भी थे। शिकार से लौटने समय एक गांव से गुजरते हुए बादशाह अकबर ने उस गांव के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। उन्होंने इस बारे में बीरबल से कहा तो उसने जवाब दिया, हुजूर, मैं तो इस गांव के बारे में कुछ नहीं जानता, किंतु इसी गांव के किसी बाशिंदे से पूछकर बताता हूँ। बीरबल ने एक आदमी को बुलाकर पूछा, क्यों भाई, इस गांव में सब ठीक ठाक तो है ना? उस आदमी ने बादशाह को पहचान लिया और बोला, हुजूर, आपके राज में कोई कमी कैसे हो सकती है? तुम्हारा नाम क्या है? बादशाह ने पूछा, गंगा। तुम्हारे पिता का नाम जमुना और माँ का नाम सरस्वती है। हुजूर, नर्मदा। यह सुनकर बीरबल ने चुटकी ली और बोला, हुजूर, तुरंत पीछे हट जाइए। यदि आपके पास नाव हो तभी आगे बढ़े, वरना नदियों के इस गांव में तो डूब जाने का खतरा है। यह सुनकर अकबर हंसी बगैर न रह सके। रेत और चीनी। बादशाह अकबर के दरबार की कार्यवाही चल रही थी। तभी एक दरबारी हाथ में शीशे का एक मर्तबान लिए वहां आया। बादशाह ने पूछा, क्या है इस मर्तबान में? दरबारी बोला, इसमें रेत और चीनी का मिश्रण है। वह किस लिए? फिर पूछा अकबर ने। माफ़ी चाहता हूँ हुजूर। दरबारी बोला, हम बीरबल की काबिलियत को परखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वह रेत से चीनी का दाना दाना अलग कर दे। बादशाह अब बीरबल से मुखातिब हुए, देख लो बीरबल, रोज ही तुम्हारे सामने एक नई समस्या रख दी जाती है। अब तुम्हें बिना पानी में घोले इस रेत में से चीनी को अलग करना है। कोई समस्या नहीं जहाँपनाह। बीरबल बोले, यह तो मेरे बाएं हाथ का काम है। कहकर बीरबल ने मर्तबान उठाया और चल दिया दरबार से बाहर। बीरबल बाग में पहुंचकर रुका और मर्तबान से भरा सारा मिश्रण आम के एक बड़े पेड़ के चारों ओर बिखेर दिया। यह तुम क्या कर रहे हो? एक दरबारी ने पूछा। बीरबल बोले, यह तुम्हें कल पता चलेगा। अगले दिन फरीफे सभी उस आम के पेड़ नीचे जा पहुंचे। वहां अब केवल रेत पड़ी थी। चीनी के सारे दाने चींटियां बटोर कर अपने बिलों में जा चुकी थीं।
कुछ चींटियां तो अभी भी चीनी के दाने घसीट कर ले जाती दिखाई दे रही थी, लेकिन सारी चीनी कहाँ चली गई? दरबारी ने पूछा। रस्सी अलग हो गई, बीरबल ने कहा। सभी जोर से हंस पड़े। बादशाह ने दरबारी से कहा कि अब तुम्हें चीनी चाहिए तो चींटियों के बिल में घुसो। सभी ने जोर का ठहाका लगाया और बीरबल की अक्ल की दाद दी। कौवे। एक दिन अकबर अपने मंत्री बीरबल के साथ अपने महल के बाग में घूम रहे थे। अकबर बागों में उड़ते कौवों को देखकर कुछ सोचने लगे और बीरबल से पूछा, क्यों बीरबल, हमारे राज्य में कितने कौवे होंगे? बीरबल ने कुछ देर अंगुलियों पर कुछ हिसाब लगाया और बोले, हुजूर, हमारे राज्य में कुल मिलाकर 1,04,233 कौवे हैं। तुम इतना विश्वास से कैसे कह सकते हो? हुजूर, आप खुद गिन लीजिए। खुद गिन लीजिए, बीरबल बोले। कुछ इसी प्रकार के जवाब का अंदेशा था। उन्होंने पूछा, बीरबल, यदि इससे कम हुए तो इसका मतलब है कुछ कोई अपने रिश्तेदारों से मिलने दूसरे राज्यों में गए हैं, और यदि ज़्यादा हुए तो इसका मतलब है यह हुजूर कि कुछ कोई अपने रिश्तेदारों से मिलने आए हैं, हमारे राज्य में आए हैं। बीरबल ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। अकबर एक बार फिर मुस्कुरा कर रह गए। रखवात और रखाबात। एक बार दिल्ली दरबार में बैठे हुए बादशाह अकबर ने अपने नवरत्नों से पूछा, भाई, यह बताओ, सबसे बड़ा पट यानी शहर कौन सा है? पहले नवरत्न ने पूछा, सोनीपत। दूसरा नवरत्न, हुजूर, पानीपत सबसे बड़ा पथ है। तीसरे नवरत्न ने लंबी आंखें नहीं जना, दरपत से बड़ा पथ और कोई दूसरा नहीं है। चौथे नवरत्न ने अपना राग अलापा सबसे बड़ा पथ तो दिल्ली पथ यानी दिल्ली शहर है। बीरबल चुपचाप बैठे हुए सारी बातें सुन रहे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम भी कुछ बोलो। बीरबल ने कहा, सबसे बड़ा पथ है रागपत और दूसरा बड़ा पथ है रखापत। अकबर ने पूछा, बीरबल, हमने सोनीपत, पानीपत, दलपत और दिल्ली पथ सब पथ सुन रखे हैं, पर रागपत, रखापत किस शहर के नाम हैं? बीरबल बोले, हुजूर, रागपत का मतलब है मैं मेरी बात रखूं या मेलजोल और प्रेम भाव जिस पर मैं नहीं है, उस पद का क्या मतलब है? प्रेम भाव है तो जंगल में भी मंगल है, और प्रेम भाव नहीं तो नगर भी नरक का द्वार है। अकबर बीरबल की बातों को सुनकर बहुत खुश हुए और उन्हें कई इनामों से नवाजा। एक दिन अकबर और बीरबल महल के बागों में सैर कर रहे थे। फले फूले बाग को देखकर अकबर बहुत खुश थे। वे बीरबल से बोले, बीरबल, देखो, यह बैगन कितने सुंदर लग रहे हैं, इनकी सब्जी कितनी स्वादिष्ट लगती है। बीरबल, मुझे बैगन बहुत पसंद है। हाँ महाराज, आप सत्य कहते हैं, यह बैगन ही ऐसी सब्जी जो न सिर्फ देखने में बल्कि खाने में भी इसका कोई मुकाबला नहीं है, इसीलिए इसके सिर पर ताज बनाया है। अकबर यह सुनकर बहुत खुश हुआ। कुछ हफ्तों बाद अकबर और बीरबल उसी बाग में घूम रहे थे। अकबर कुछ याद आया और मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, देखो, यह बैगन कितना भद्दा और बदसूरत है और यह खाने में भी बहुत बेस्वाद है। हाँ हुजूर, आप सही कह रहे हैं, बीरबल बोला। यह सुनकर इसलिए इसका नाम बेगुण है, बीरबल ने चतुराई से नाम को बदलते हुए कहा। यह सुनकर अकबर को गुस्सा आ गया। उन्होंने झल्लाते हुए कहा, क्या मतलब है बीरबल? मैं जो भी बात कहता हूँ तुम उसे ही ठीक बताते हो। बैगन के बारे में तुम्हारी दोनों ही बातें सच कैसे हो सकती हैं? क्या तुम मुझे समझाओगे? बीरबल ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हुजूर, मैं आपका नौकर हूँ, बैगन का नहीं। अकबर यह जवाब सुनकर बहुत खुश हुए और बीरबल की तरफ पीट करके मुस्कुराने लगे। मूर्खों की फहरिस्त।
बादशाह अकबर घुड़सवारी के इतने शौकीन थे कि पसंद आने पर घोड़े का महंगा दाम देने को तैयार रहते थे। दूर दराज के मुल्कों जैसे अरब, पर्शिया आदि से घोड़ों के विक्रेता मजबूत व आकर्षक घोड़े लेकर दरबार में आया करते थे। बादशाह अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए चुने गए घोड़े की अच्छी कीमत दिया करते थे। जो घोड़े बादशाह की रुचि के नहीं होते थे उन्हें सेना के लिए खरीदा लिया जाता था। अकबर के दरबार में घोड़े के विक्रेताओं का अच्छा व्यापार होता था। एक दिन घोड़ों का एक नया विक्रेता दरबार में आया। अन्य व्यापारी भी उसे नहीं जानते थे। उसने 2 बेहद आकर्षक घोड़े बादशाह को बेचे और कहा कि वह ठीक ऐसे ही 100 घोड़े और लाकर दे सकता है, बशर्ते उसे आधी कीमत पेशगी दे दी जाए। बादशाह को चूंकि घोड़े बहुत पसंद आए थे, सुबह से ही 100 और घोड़े लेने का तुरंत मन बना लिया। बादशाह ने अपनी खजांची को बुलाकर व्यापारी को आधी रकम अदा करने को कहा। खजांची उस व्यापारी को लेकर खजाने की ओर चल दिया, लेकिन किसी को भी यह उचित नहीं लगा कि बादशाह ने एक अनजान व्यापारी को इतनी बड़ी रकम बतौर पेशगी दी। लेकिन विरोध जताने की हिम्मत किसी के पास न थी। सभी चाहते थे कि बीरबल यह मामला उठाए। बीरबल भी इस सौदे से खुश न था। वह बोला, हुजूर, कल मुझे अपने शहर भर के मूर्खों की सूची बनाने को कहा था। मुझे खेद है कि उस सूची में आपका नाम सबसे ऊपर है। बादशाह अकबर का चेहरा मारे गुस्से के सुर्ख हो गया। उन्हें लगा कि बीरबल ने भरे दरबार में विदेशी मेहमानों के सामने उनका अपमान किया है। गुस्से से भरे बादशाह चिल्लाए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें मूर्ख बताने की? क्षमा करे बादशाह सलामत। बीरबल अपना सिर झुकाते हुए सम्मानित लहजे में बोला, आप चाहें तो मेरा सर कलम करवा दें। यदि आपके कहने पर तैयार की गई मूर्खों की फहरिस्त में आपका नाम सबसे ऊपर रखना आपको गलत लगे। दरबार में ऐसा सन्नाटा छा गया कि सुई गिरे तो आवाज़ सुनाई दे जाए। अब बादशाह अकबर अपना सीधा हाथ उठाए तर्जनी को बीरबल की ओर ताने आगे बढ़े। दरबार में मौजूद सभी लोगों की सांस जैसे थम सी गई थी। उत्सुकता व उत्तेजना सभी के चेहरे पर नृत्य कर रही थी। उन्हें लगा कि बादशाह सलामत बीरबल का सिर धड़ से अलग कर देंगे। इससे पहले किसी की इतनी हिम्मत न हुई थी कि बादशाह को मूर्ख कहें। लेकिन बादशाह ने अपना हाथ बीरबल के कंधे पर रख दिया। वे कारण जानना चाहते थे। बीरबल समझ गया कि बादशाह क्या चाहते हैं। वह बोला, आपने घोड़ों के ऐसे व्यापारी को बिना सोचे समझे एक मोटी रकम पेशगी दी, जिसका अता पता भी कोई नहीं जानता। मूर्खों की सूची में आपका नाम सबसे ऊपर है। हो सकता है कि अब आप व्यापारी वापस ही ना लौटे। वह किसी अन्य देश में जाकर बस जाएगा और आपको ढूंढे नहीं मिलेगा। किसी से कोई भी सौदा करने के पूर्व उसके बारे में जानकारी तो होनी ही चाहिए। उस व्यापारी ने आपको मात्र 2 घोड़े बेचे और आप इतने मोहित हो गए कि मोटी रकम बिना उसको जाने पहचाने ही दे दी। यही कारण है बस। तुरंत खजाने में जाओ, रकम की अदायगी रुकवा दो। अकबर ने तुरंत अपने एक सेवक को दौड़ाया। बीरबल बोला, अब आपका नाम उस सूची में नहीं रहेगा। बादशाह अकबर कुछ क्षण तो बीरबल को घूरते रहे, फिर अपनी दृष्टि दरबारियों पर केंद्रित कर ठहाका लगाकर हंस पड़े। सभी लोगों ने राहत की सांस ली कि बादशाह को अपनी गलती का एहसास हो गया था। हंसी में दरबारियों ने भी साथ दिया और बीरबल की चतुराई की एक स्वर से प्रशंसा की। भाई जैसा। बादशाह अकबर तब बहुत छोटे थे जब उनकी माँ का देहांत हुआ था। चूँकि वह बहुत छोटे थे इसलिए उन्हें माँ के दूध की दरकार थी। महल में तब एक दासी रहती थी जिसका शिशु भी दुधमुहा था। वह नन्हे अकबर को दूध पिलाने को राजी हो गई। दासी का वह पुत्र व अकबर दोनों साथ साथ दासी का दूध पीने लगे। दासी के पुत्र का नाम हुशिब था। चूँकि हुशिब व अकबर ने एक ही स्त्री का दुग्धपान किया था, इसलिए वे दूध भाई हो गए थे। अकबर को भी लगाव था हुशिब से। समय बीतता रहा। अकबर बादशाह बन गए और देश के सर्वाधिक शक्तिशाली सम्राट बने लेकिन हुशिब एक मामूली दरबारी तक न बन पाया। उसकी मित्रता जुआरियों के साथ थी और कुछ ऐसे लोग भी उसके साथी थे जो पैसा फिजूल बहाया करते थे। एक समय ऐसा आया जब हुशिब के दरबार 2 समय के भोजन के लिए भी पैसा पाश न था। लोगों ने तब उसे बादशाह के पास जाने को कहा। हुशिब ने बादशाह अकबर के पास जाने की तैयारी शुरू कर दी।
हुसैब के दरबार में पहुँचते ही बादशाह ने उसे ऐसे गले लगाया जैसे उसका सगा भाई ही हो। लंबे अरसे के बाद हुसैब को देख बादशाह बेहद खुश थे। उन्होंने उसकी हर संभव सहायता करनी चाहिए। हुसैब को अकबर ने दरबार में नौकरी दे दी, रहने के लिए बड़ा मकान, नौकर चाकर, घोड़ा गाड़ी भी दी। निजी खर्च के लिए एक मोटी रकम हर महीने उसको मिलती थी। अब हुसैब की ज़िंदगी अमन चैन से गुजर रही थी। उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। यदि तुम्हारी कुछ और ज़रूरतें हों तो बेहिचक कह डालो, सब पूरी की जाएंगी, बादशाह ने हुसैब से कहा। तब हुसैब ने जवाब दिया, अपने अब तक जितना दिया है वह काफ़ी है। शाही जीवन बिताने को बादशाह सलामत, आपने मुझे इज्जत बख्शी, सर उठाकर चलने की हैसियत दी। मुझसे ज़्यादा खुश और कौन होगा। मेरे लिए यह भी फ़ख्र की बात है कि देश का सम्राट मुझे अपना भाई मानता है, और क्या चाहिए हो सकता है मुझे। कहते हुए उसने सिर खुजाया। होठों पर एहसान भरी मुस्कान थी, लेकिन लगता था उसे कुछ और भी चाहिए था। वह बोला, मैं महसूस करता हूँ कि बीरबल जैसे बुद्धिमान व योग्य व्यक्ति के साथ रहूँ। मेरी ख्वाहिश है कि जैसे बीरबल आपका सलाहकार है, वैसे ही मुझे भी कोई सलाह देने वाला हो। बादशाह अकबर ने हुसैब की यह इच्छा भी पूरी करने का फैसला किया। उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, हुसैब मेरे भाई जैसा है। मैंने उसे जीवन के सभी ऐशो आराम उपलब्ध करा दिए हैं, लेकिन अब वह तुम्हारे जैसा योग्य सलाहकार चाहता है। तुम अपने जैसा, बल्कि यह समझो अपने भाई जैसा कोई व्यक्ति लेकर आओ जो हुसैब का मन बहला सके। वह बातूनी ना हो, पर जो भी बोले नपा तुला बोले। उसकी बात का कोई मतलब होना चाहिए। समझ गए ना कि मैं क्या चाहता हूँ। पहले तो बीरबल समझ ही ना पाया कि बादशाह ऐसा क्यों चाहते हैं। उसे हुसैब में ऐसी कोई खूबी दिखाई न देती थी। जी हुजूर, बीरबल बोला, आप चाहते हैं कि मैं ऐसा आदमी खोज कर लाऊं जो मेरे भाई जैसा हो, ठीक समझे हो। बादशाह ने कहा। बीरबल सोचने लगा कि ऐसा कौन हो सकता है जो उसके भाई जैसा हो। हुसैब भाग्यशाली है जो बादशाह उसे अपना भाई मानते हैं और उसे सारे ऐशो आराम उपलब्ध करा दिए हैं। लेकिन बीरबल को हुसैब की यह मांग जची नहीं कि उसके पास भी बीरबल जैसा सलाहकार हो। बादशाह बेहद सम्मान करते थे बीरबल का, और बीरबल भी बादशाह पर जान छिड़कता था, लेकिन हुसैब तो इस लायक कतई नहीं था। अब बीरबल सोच ही रहा था कि समस्या को हल कैसे किया जाए। तभी पास की पशुशाला से सांड के रवाने की आवाज़ आई। बीरबल तुरंत खड़ा हो गया। आखिरकार उसे अपने भाई जैसा कोई मिल ही गया था। अगले दिन उस सांड के साथ बीरबल महल में जाकर अकबर के सामने खड़ा हो गया। तुम अपने साथ इस सांड को लेकर यहाँ क्यों आए हो बीरबल? अकबर ने पूछा। यह मेरा भाई है, बादशाह सलामत, बीरबल बोला। हम दोनों एक ही माँ का दूध पीकर बड़े हुए हैं, गऊ माता को दूध पीकर, इसलिए यह सांड मेरे भाई जैसा है, दूध भाई। यह बोलता भी बहुत कम है। जो इसकी भाषा समझ लेता है उसे यह कीमती सलाह भी देता है। इसे हुसैब को दे दे, मेरा जैसा सलाहकार पाने की उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। बीरबल का यह उत्तर सुनकर अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। तब उन्हें लगा कि जैसे उन जैसा कोई दूसरा नहीं, वैसे ही बीरबल भी एक ही है। थैली दरबार लगा हुआ था। बादशाह अकबर राजकाज देख रहे थे। तभी दरबार ने सूचना दी कि दो व्यक्ति अपने झगड़े का निपटारा करवाने के लिए आना चाहते हैं। बादशाह ने दोनों को बुलवा लिया। दोनों दरबार में आ गए और बादशाह के सामने झुककर खड़े हो गए। कहो, क्या समस्या है तुम्हारी? बादशाह ने पूछा। हुजूर, मेरा नाम काशी है, मैं तैली हूँ और तेल बेचने का धंधा करता हूँ। और हुजूर, यह कसाई है, इसने मेरी दुकान पर आकर तेल खरीदा और साथ में मेरी पैसों की भरी थैली भी ले गया। जब मैंने इसे पकड़ा और अपनी थैली मांगी तो यह उसे अपने बताने लगा। हुजूर, अब आप ही न्याय करें। जरूर न्याय होगा, अब तुम कहो, तुम्हें क्या कहना है? बादशाह ने कसाई से कहा। हुजूर, मेरा नाम रमजान है और मैं कसाई हूँ। हुजूर, जब मैंने अपनी दुकान पर आज मांस की बिक्री के पैसे गिनकर थैली जैसे ही उठाई, यह तैली आ गया और मुझसे यह थैली छीन ली। अब उस पर अपना हक जमा रहा है। हुजूर, मुझ गरीब के पैसे वापस दिला दीजिए। दोनों की बातें सुनकर बादशाह सोच में
पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह किसके हाथ फैसला दे। उन्होंने बीरबल से फैसला करने को कहा। बीरबल ने उससे पैसों की थैली ले ली और दोनों को कुछ देर के लिए बाहर भेज दिया। बीरबल ने सेवक से एक कटोरे में पानी मंगवाया और उस थैली में से कुछ सिक्के निकालकर पानी में डाले और पानी को गौर से देखा। फिर बादशाह से कहा, हुजूर, इस पानी में सिक्के डालने से तेल जरा सा भी अंश पानी में नहीं उबाल रहा है। यदि ये सिक्के तेली के होते तो यकीनन उन पर सिक्कों पर तेल लगा होता और वह तेल पानी में भी दिखाई देता। बादशाह ने भी पानी में सिक्के डाले, पानी को गौर से देखा और फिर बीरबल की बात से सहमत हो गए। बीरबल ने उन दोनों को दरबार में बुलाया और कहा, मुझे पता चल गया है कि यह थैली किसकी है। काशी, तुम झूठ बोल रहे हो। यह थैली रमजान कसाई की है। हुजूर, यह थैली मेरी है। काशी एक बार फिर बोला। बीरबल ने सिक्के डाले पानी वाला कटोरा उसे दिखाते हुए कहा, यदि यह थैली तुम्हारी है तो इन सिक्कों पर कुछ न कुछ तेल अवश्य होना चाहिए, पर तुम भी देख लो, तेल तो अंश मात्रा में भी नजर नहीं आ रहा। काशी चुप हो गया। बीरबल ने रमजान कसाई को उसकी थैली दी और काशी को कारागार में डलवा दिया। योग्यता दरबार में बीरबल से जलने वालों की कमी नहीं थी। बादशाह अकबर का साला तो कई बार बीरबल से मात खाने के बाद भी बाज न आता था। बेगम का भाई होने के कारण अक्सर बेगम की ओर से भी बादशाह को दबाव सहना पड़ता था। ऐसे एक बार साले साहब स्वयं को बुद्धिमान बताते हुए दीवान पद की मांग करने लगे। बीरबल अभी दरबार में नहीं आया था, अतः बादशाह अकबर ने साले साहब से कहा, मुझे आज सुबह महल के पीछे से कुत्ते के पिल्ले की आवाज़ सुनाई दे रही थी। शायद कुतिया ने बच्चे दिए हैं, देखकर आओ, फिर बताओ कि यह बात सही है या नहीं। साले साहब चले गए। कुछ देर बाद लौटकर बोले, हुजूर, आपने सही फरमाया, कुतिया ने ही बच्चे दिए हैं। अच्छा, कितने बच्चे हैं? बादशाह ने पूछा। हुजूर, वह तो मैंने गिने नहीं, गिनकर आओ। साले साहब गए और लौटकर बोले, हुजूर, 5 बच्चे हैं। कितने नर हैं, कितने मादा? बादशाह ने फिर पूछा। वह तो नहीं देखा, जाओ देख कर आओ। आदेश पाकर साले साहब फिर गए और लौटकर जवाब दिया, 3 नर 2 मादा। हुजूर, नर पिल्ले किस रंग के हैं? हुजूर, वह देखकर अभी आता हूँ, रहने दो, बैठ जाओ, बादशाह ने कहा। साले साहब बैठ गए। कुछ देर बाद बीरबल दरबार में आया। तब बादशाह एक बार बोले, बीरबल, आज तुम सुबह महल के पीछे से पिल्लों की आवाज़ आ रही है। शायद कुतिया ने बच्चे दिए हैं, जाओ देख कर आओ, माजरा क्या है। जी हुजूर। बीरबल चला गया और कुछ देर बाद लौटकर बोला, हुजूर, आपने सही फरमाया, कुतिया ने ही बच्चे दिए हैं। कितने बच्चे हैं? हुजूर, 5 बच्चे हैं। कितने नर, कितने मादा? हुजूर, 3 नर हैं, 2 मादा। नर किस रंग के हैं? 2 काले हैं, 1 बादामी है। ठीक है, बैठ जाओ। बादशाह अकबर ने अपने साले की ओर देखा। वह सिर झुकाए चुपचाप बैठा रहा। बादशाह ने उससे पूछा, क्यों, तुम अब क्या कहते हो? उसने कोई जवाब देते न बना। दृष्टि। बीरबल बहुत नेक दिल इंसान थे। वह सदैव दान करते रहते थे और इतना ही नहीं, बादशाह से मिलने वाले इनाम को भी ज़्यादातर गरीबों को ही, दीन दुखियों में बांट देते थे। परंतु इसके बावजूद भी उनके पास धन की कोई कमी न थी। दान देने के साथ साथ बीरबल इस बात से भी चौकन्ने रहते थे कि कपटी व्यक्ति उन्हें अपनी दीनता दिखाकर ठग न ले। ऐसे ही अकबर बादशाह ने दरबारियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि देखें कि सच्चे दीन दुखियों की पहचान बीरबल को हो पाती है या नहीं। बादशाह ने अपने एक सैनिक को वेश बदलवाकर दीनहीन अवस्था में बीरबल के पास भेजा कि अगर वह आर्थिक सहायता के रूप में बीरबल से कुछ ले आएगा तो अकबर की ओर से उसे इनाम मिलेगा। एक दिन जब बीरबल पूजा पाठ करके मंदिर से आ रहे थे तो वेश बदले हुए सैनिक ने बीरबल के सामने आकर कहा, हुजूर, दीवान है, मैं और मेरे 8 छोटे बच्चे हैं जो 8 दिनों से भूखे हैं। भगवान का कहना है कि भूखों को खाना खिलाना बहुत पुण्य का कार्य है। मुझे आशा है कि आप मुझे कुछ दान देकर अवश्य ही पुण्य कमाएंगे। बीरबल ने उस आदमी को सिर से पांव तक देखा और एक क्षण में ही पहचान लिया कि वह ऐसा नहीं है जैसा वह दिखावा कर रहा है। बीरबल मन ही मन मुस्कुराए और बिना कुछ बोले ही उस रास्ते पर चल पड़े जहाँ से होकर एक नदी पार करनी पड़ती थी। वह व्यक्ति भी बीरबल के पीछे पीछे चलता रहा। बीरबल ने नदी पार करने के लिए जूती उतार कर हाथ में ले ली। उस व्यक्ति ने भी अपने पैर की फटी पुरानी जूती हाथ में लेने का प्रयास किया,
बीरबल नदी पार कर कंकीरीले मार्ग आते ही 2-4 कदम चलने के बाद ही जूती पहन लेता। बीरबल यह बात भी गौर कर चुके थे कि नदी पार करते समय उसका पैर धुलने के कारण वह व्यक्ति और भी साफ सुथरा, चिकना, मुलायम, गोरी चमड़ी का दिखने लगा था, इसलिए वह मुलायम पैरों से कंकीरे मार्ग पर नहीं चल सकता था। दीवान जी, दिन टहटीन की पुकार आपने सुनी नहीं, पीछे आ रहे व्यक्ति ने कहा। बीरबल बोले, जो मुझे पापी बनाए मैं उसकी पुकार कैसे सुन सकता हूँ? क्या कहा? क्या आप मेरी सहायता करके पापी बन जाएंगे? हाँ, वह इसलिए कि शास्त्रों में लिखा है कि बच्चे का जन्म होने से पहले ही भगवान उसके भोजन का प्रबंध करते हुए उसकी माँ के स्तनों में दूध देता है, उसके लिए भोजन की व्यवस्था भी कर देता है। यह भी कहा जाता है कि भगवान इंसान को भूखा उठाता है पर भूखा सुलाता नहीं है। इन सब बातों के बाद भी तुम अपने आप को 8 दिन से भूखा कह रहे हो। इन सब स्थितियों को देखते हुए यही समझना चाहिए कि भगवान तुमसे रुष्ट है और वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भूखा रखना चाहते हैं, लेकिन मैं उसका सेवक हूँ। अगर मैं तुम्हारा पेट भर दूँ तो ईश्वर मुझ पर रुष्ट होगा ही। मैं ईश्वर के विरुद्ध नहीं जा सकता, ना बाबा ना। मैं तुम्हें भोजन नहीं करा सकता, क्योंकि यह सब कोई पापी ही कर सकता है। बीरबल का यह जवाब सुनकर वह चला गया। उसने इस बात की बादशाह और दरबारियों को सूचना दी। बादशाह अब यह समझ गई कि बीरबल ने उसकी चालाकी पकड़ ली। अगले दिन बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे धर्म कर्म की बड़ी चर्चा है, पर तुमने कल एक भूखे को निराश ही लौटा दिया, क्यों? आलम पनाह, मैंने किसी भूखे को नहीं बल्कि एक ढोंगी को लौटा दिया था, और मैं यह बात भी जान गया हूँ कि वह ढोंगी आपके कहने पर मुझे बेवकूफ़ बनाने आया था। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने कैसे जाना कि यह वाकई भूखा ना होकर ढोंगी है? उसके पैरों और पैरों की चप्पल देखकर यह सच है कि उसने अच्छा भेष बनाया था, मगर उसके पैरों की चप्पल कीमती थी। बीरबल ने आगे कहा, माना कि चप्पल उसे भीख में मिल सकती थी, पर उसके कोमल मुलायम पैर तो भीख में नहीं मिले थे, इसलिए कंकड़ की गठन सहन ना कर सके। इतना कहकर बीरबल ने बताया कि किस प्रकार उसने उस मनुष्य की परीक्षा लेकर जान लिया कि उसे नंगे पैर चलने की भी आदत नहीं, वह दरिद्र नहीं बल्कि किसी अच्छे कुल का खाता कमाता पुरुष है। वैसे बोले, क्यों ना हो, वह मेरा खास सैनिक है। फिर बहुत प्रसन्न होकर बोले, सचमुच बीरबल, माफ दौलत, तुमसे बहुत खुश हुए। तुम्हें धोखा देना आसान काम नहीं है। बादशाह के साथ साजिश में शामिल हुए सभी दरबारियों के चेहरे बुझ गए। बीरबल कहाँ मिलेगा? एक दिन बीरबल बाग में टहलते हुए सुबह की ताज़ा हवा का आनंद ले रहा था कि अचानक एक आदमी उसके पास आकर बोला, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि बीरबल कहाँ मिलेगा? बाग में, बीरबल बोला। वह आदमी थोड़ा सकप पकाया, लेकिन फिर संभल कर बोला, वह कहाँ रहता है? अपने घर में, बीरबल ने उत्तर दिया। हैरान परेशान आदमी ने फिर पूछा, तुम मुझे उसका पूरा पता ठिकाना क्यों नहीं बता देते? क्योंकि तुमने पूछा ही नहीं, बीरबल ने ऊंचे स्वर में कहा। क्या तुम नहीं जानते कि मैं क्या पूछना चाहता हूँ? उस आदमी ने फिर सवाल किया। नहीं, बीरबल का जवाब था। वह आदमी कुछ देर के लिए चुप हो गया। बीरबल का टहलना जारी था। उस आदमी ने सोचा कि मुझे इससे यह पूछना चाहिए कि क्या तुम बीरबल को जानते हो? वह फिर बीरबल के पास जा पहुंचा। बोला, बस मुझे केवल इतना बता दो कि क्या तुम बीरबल को जानते हो? हाँ, मैं जानता हूँ, जवाब मिला। तुम्हारा क्या नाम है? आदमी ने पूछा। बीरबल, बीरबल ने उत्तर दिया। अब वह आदमी बहुत चक्का रह गया। वह बीरबल से इतनी देर से बीरबल का पता पूछ रहा था और बीरबल था कि बताने को तैयार ना हुआ कि वही बीरबल है। उसके लिए यह बेहद आश्चर्य की बात थी। तुम भी क्या आदमी हो? कहता हुआ वह कुछ नाराज सा लग रहा था। मैं तुमसे तुम्हारे ही बारे में पूछ रहा था और तुम ना जाने क्या क्या उटपटांग बता रहे थे। बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हारे सवालों का सीधा सीधा जवाब दिया था, बस। अंततः वह आदमी भी बीरबल की बुद्धि की तीक्ष्णता देख मुस्कुराए बिना ना रह सका। तानसेन और बीरबल में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। दोनों ही अपनी अपनी बात पर अटल थे। हल निकलते ना देख अब दोनों बादशाह की शरण में गए। बादशाह अकबर को अपने दोनों रत्न प्रिय थे। वे किसी को भी नाराज नहीं करना चाहते थे, अतः उन्होंने स्वयं फैसला न देकर किसी और से फैसला कराने की सलाह दी। हुजूर, जब आपने किसी और से फैसला कराने को कहा है तो यह भी बता दें कि हम किस गणमान्य व्यक्ति से अपना फैसला करवाएं? बीरबल ने पूछा। तुम लोग महाराणा प्रताप से मिलो। मुझे यकीन है कि वे इस मामले में तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, बादशाह अकबर ने जवाब दिया। अकबर की सलाह पर तानसेन और बीरबल महाराणा प्रताप से मिले और अपना अपना पक्ष रखा। दोनों की बातें सुनकर
महाराणा प्रताप कुछ सोचने लगे, तभी तानसेन ने मधुर रागनी सुनानी शुरू कर दी। महाराणा मदहोश होने लगे। जब बीरबल ने देखा कि तानसेन अपनी रागनी से महाराणा को अपने पक्ष में कर रहा है तो उससे रहा न गया। तुरंत बोला, महाराणा जी, अब मैं आपको एक सच्ची बात बताने जा रहा हूँ। जब हम दोनों आपके पास आ रहे थे तो मैंने पुष्कर जी में जाकर प्रार्थना की थी कि मेरा पक्ष सही हो गया तो 100 गाय दान करूँगा, और मियाँ तानसेन जी ने प्रार्थना करी या मन्नत मांगी कि यदि वह सही होंगे तो 100 गायों की कुर्बानी देंगे। महाराणा जी, अब 100 गायों की जिंदगी आपके हाथों में है। बीरबल की यह बात सुनकर महाराणा चौंक गए। भला एक हिंदू शासक होकर गौ हत्या के बारे में सोच कैसे सकते थे। उन्होंने तुरंत बीरबल के पक्ष को सही बताया। जब बादशाह अकबर को यह बात पता चली तो वह बहुत हंसे। पहेलियाँ। बादशाह अकबर को पहेली सुनाने और सुनने का काफ़ी शौक था। कहने का मतलब यह है कि पक्के पहेलीबाज थे। वे दूसरों से पहेली सुनते और समय समय पर अपनी पहेली भी लोगों को सुनाया करते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल को एक नई पहेली सुनाई। ऊपर ढक्कन, नीचे ढक्कन, मध्य मध्य खरबूजा, माँ छुरी से काटे आप तासु नाही दूजा। बीरबल ने ऐसी पहेली कभी नहीं सुनी थी, इसलिए वह चकरा गया। उस पहेली का अर्थ उसकी समझ में नहीं आ रहा था। अतः प्रार्थना करते हुए बादशाह से बोला, जहाँ पनाह, अगर मुझे कुछ दिनों की मोहलत दी जाए तो मैं इसका अर्थ अच्छी तरह समझकर आपको बता सकूँगा। बादशाह ने उसका प्रस्ताव मंजूर कर दिया। बीरबल अर्थ समझने के लिए वहाँ से चल पड़ा। वह एक गांव में पहुँचा। एक तो गर्मी के दिन, दूसरे रास्ते की थकान से परेशान व विवश होकर वह एक घर में घुस गया। घर के भीतर एक लड़की भोजन बना रही थी। बेटी, क्या कर रही हो? उसने पूछा। लड़की ने उत्तर दिया, आप देख नहीं रहे, मैं बेटी को पकाती और माँ को जलाती हूँ। अच्छा, तो कल का हाल तो तुमने बता दिया। तीसरा, तेरा बापू क्या कर रहा है और कहाँ है? बीरबल ने पूछा। वह मिट्टी में मिट्टी मिला रहे हैं, लड़की ने जवाब दिया। इस जवाब को सुनकर बीरबल ने फिर पूछा, तेरी माँ क्या कर रही है? एक को तो कर रही है, लड़की ने कहा। बीरबल को लड़की से ऐसी आशा नहीं थी, परंतु वह ऐसी पंडित निकली कि उसके उत्तर से एकदम आश्चर्यचकित रह गया। इसी बीच उसके माता पिता भी आ पहुँचे। बीरबल ने उनसे सारा समाचार कह सुनाया। लड़की का पिता बोला, मेरी लड़की ने आपको ठीक उत्तर दिया। अरहर की दाल अरहर की सूखी लकड़ी से पक रही है। मैं अपनी बिरादरी का एक मुर्दा जलाने गया था और मेरी पत्नी पड़ोस में मसूर की दाल दल रही थी। बीरबल लड़की की पहेली भरी बातों से बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा, शायद यहाँ बादशाह की पहेली का भेद खुल जाए, इसलिए लड़की के पिता से उपरोक्त पहेली का अर्थ पूछा। यह तो बड़ी सैर पहेली है, इसका अर्थ है, मैं आपको बतलाता हूँ। धरती और आकाश धुढ़क कर उनके अंदर निवास करने वाला मनुष्य खरबूजा है। वह उसी प्रकार मृत्यु पर मर जाता है जैसे गर्मी से मोम पिघल जाती है। उसके किसान ने कहा। बीरबल उसकी ऐसी बुद्धिमानी देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसे पुरस्कार देकर दिल्ली के लिए प्रस्थान किया। वहाँ पहुँचकर बीरबल ने सभी के सामने बादशाह की पहेली का अर्थ बताया। बादशाह ने प्रसन्न होकर बीरबल को ढेर सारे इनाम दिए। सपना। एक रात सोते समय बादशाह अकबर ने यह अजीब सपना देखा कि केवल एक छोड़कर उनके बाकी सभी दांत गिर गए हैं। फिर अगले दिन उन्होंने देश भर के विख्यात ज्योतिषियों, नजूमियों को बुला भेजा और उन्हें अपने सपने के बारे में बताकर उसका मतलब जानना चाहा। सभी ने आपस में विचार विमर्श किया और एक मत होकर बादशाह से कहा, जहाँ पना, इसका अर्थ यह है कि हमारे सारे नाते रिश्तेदार आपसे पहले ही मर जाएंगे। यह सुनकर अकबर को बेहद क्रोध हो आया और उन्होंने सभी ज्योतिषी को दरबार से चले जाने को कहा। उनके जाने के बाद बादशाह ने बीरबल से अपने सपने का मतलब बताने को कहा। कुछ देर तक तो बीरबल सोच में डूबा रहा, फिर बोला, हुजूर, आपके सपने का मतलब तो बहुत ही शुभ है। इसका अर्थ है कि अपने नाते रिश्तेदारों के बीच आप ही सबसे अधिक समय तक जीवित रहेंगे। बीरबल की बात सुनकर बादशाह बेहद प्रसन्न हुए। बीरबल ने भी वह कहा था कि जो ज्योतिषियों ने, लेकिन कहने में अंतर था। बादशाह ने बीरबल को इनाम देकर विदा किया।
गुस्सा। बादशाह अकबर अपनी बेगम से किसी बात पर नाराज हो गए। नाराजगी इतनी बढ़ गई कि उन्हें बेगम को मायके जाने को कह दिया। बेगम ने सोचा कि शायद बादशाह ने गुस्से में ऐसा कहा है, इसलिए वह मायके नहीं गई। जब बादशाह ने देखा कि बेगम अभी तक मायके नहीं गई, तो उन्होंने गुस्से में कहा, तुम अभी तक यहीं हो? गई नहीं, सुबह होती अपने मायके चले जाना, वरना अच्छा ना होगा। तुम चाहो तो अपनी मनपसंद चीज़ साथ ले जा सकती हो। बेगम से शक्कर जनान खाने में चली गई। वहाँ जाकर उसने बीरबल को बुलाया। बीरबल बेगम के सामने पेश हो गया। बेगम ने बादशाह की नाराज़गी के बारे में बताया और उनके हुक्म को भी बता दिया। बेगम साहिबा, अगर बादशाह ने हुक्म दिया तो जाना ही पड़ेगा और अपनी मनपसंद चीज़ ले जाने की बाबत जैसे मैं कहता हूँ वैसा ही करें, बादशाह की नाराज़गी भी दूर हो जाएगी। बेगम ने बीरबल से कहे अनुसार बादशाह को रात में नींद की दवा दे दी और उन्हें नींद में ही पालकी में डालकर अपने साथ मायके ले आई और एक सुसज्जित शयन कक्ष में सुला दिया। जब बादशाह की नींद खुली तो शयन को अनजाने स्थान पर पाकर हैरान हो गए। पुकारा, कोई है? उनकी बेगम साहिबा उपस्थित हुई। बेगम को वहाँ देखकर वे समझ गए कि वे अपने ससुराल में हैं। उन्होंने गुस्से से पूछा, तुम हमें भी यहाँ ले आई? इतनी बड़ी गुस्ताखी कर डाली। मेरे सरताज, आपने ही तो कहा था कि अपनी मनपसंद चीज़ ले जाना, इसलिए आपको ले आई। यह सुनकर बादशाह का गुस्सा जाता रहा। मुस्कुराकर बोले, जरूर तुम्हें यह तरकीब बीरबल ने ही बताई होगी। बेगम ने हामी भरते हुए सिर हिला दिया। पंडित जी, शाम ढलने को थी। सभी आगंतुक धीरे धीरे अपने घरों को लौटने लगे थे। तभी बीरबल ने देखा कि एक मोटा सा आदमी शर्माता हुआ चुपचाप एक कोने में खड़ा है। बीरबल उसके निकट आता हुआ बोला, लगता है तुम कुछ कहना चाहते हो। बेहिचक कह डालो जो कहना है, मुझे बताओ, तुम्हारी क्या समस्या है? वह मोटा व्यक्ति सकुचाता हुआ बोला, मेरी समस्या यह है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैंने अपनी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया, जिसका मुझे खेद है। मैं भी समाज में सिर उठाकर सम्मान से जीना चाहता हूँ, पर अब नहीं लगता है ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। नहीं कोई देर नहीं, ऐसा जरूर होगा यदि तुम हिम्मत न हारो और परिश्रम करो। तुम में भी योग्यता है, बीरबल ने कहा, लेकिन ज्ञान पाने में तो सालों लग जाएंगे। मोटे आदमी ने कहा, मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता। मैं तो यह जानना चाहता हूँ कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि चुटकी बजाते ही प्रसिद्ध मिल जाए। प्रसिद्ध पाने का ऐसा आसान रास्ता तो कोई नहीं है। बीरबल बोला, यदि तुम वास्तव में योग्य और प्रसिद्ध कहलवाना चाहते हो तो मेहनत तो करनी ही होगी। वह भी कुछ समय के लिए। यह सुनकर मोटा आदमी सोच में डूब गया। नहीं, मुझ में इतना धैर्य नहीं है, मोटे आदमी ने कहा। मैं तो तुरंत ही प्रसिद्ध पाकर पंडित जी कहलवाना चाहता हूँ। ठीक है, बीरबल बोला, इसके लिए तो एक ही उपाय है। कल तुम बाजार में जाकर खड़े हो जाना। मेरे भेजे आदमी वहाँ होंगे जो तुम्हें पंडित जी कहकर पुकारेंगे। वे बार बार जोर जोर से ऐसा कहेंगे, इससे दूसरे लोगों का ध्यान इस ओर जाएगा। वे भी तुम्हें पंडित जी कहना शुरू कर देंगे। ऐसा होना स्वाभाविक भी है, लेकिन हमारा नाटक तभी सफल होगा जब तुम गुस्सा दिखाते हुए उन पर पत्थर फेंकने लगोगी या हाथ में लाठी लेकर उनको दौड़ाना होगा तुम्हें। लेकिन सतर्क रहना, गुस्से का सिर्फ दिखावा भर करना है तुम्हें, किसी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। उस समय तो वह मोटा आदमी कुछ समझ नहीं पाया और घर लौट गया। अगली सुबह वह मोटा आदमी बीरबल के कहे अनुसार व्यस्त बाजार में जाकर खड़ा हो गया। तभी बीरबल के भेजे आदमी वहां आ पहुंचे और तेज स्वर में कहने लगे, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी। मोटे आदमी ने यह सुन अपनी लाठी उठाई और भाग पड़ा उन आदमियों के पीछे, जैसे सच ही में पिटाई कर देगा। बीरबल के भेजे आदमी वहां से भाग निकले, लेकिन पंडित जी का राग अलापना उन्होंने नहीं छोड़ा। कुछ ही देर बाद आवारा लड़कों का वहां घूमता समूह पंडित जी चिल्लाता हुआ उसे मोटे आदमी के पास आ धमका। बड़ा मजेदार दृश्य उपस्थित हो गया था। मोटा आदमी लोगों के पीछे दौड़ रहा था और लोग पंडित जी कहते हुए नाच गाकर चिल्ला रहे थे। अब मोटा आदमी पंडित जी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जब भी लोग उसे देखते तो पंडित जी कहकर ही संबोधित करते। अपनी ओर से तो लोग यह कहकर उसका मजाक उड़ाते थे कि वह उन पर पत्थर फेंकेगा या लाठी लेकर उनके पीछे दौड़ेगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि मोटा तो चाहता ही यही था, वह प्रसिद्ध होने ही लगा। इसी तरह महीनों बीत गए। मोटा आदमी भी थक चुका
था। वह यह भी समझ गया कि लोग उसे सम्मान बस पंडित जी नहीं कहते, बल्कि ऐसा कहकर तो उसका उपहास करते हैं। लोग जान गए थे कि पंडित कहने से उसे गुस्सा आ जाता है। वह सोचता था कि शायद लोग मुझे पागल समझते हैं। यह सोचकर वह इतना परेशान हो गया कि फिर से बीरबल के पास जा पहुंचा। वह बोला, मैं मात्र पंडित जी कहलाना नहीं चाहता, वैसे मुझे स्वयं को पंडित कहलवाना पसंद है। और कुछ समय तक यह सुनना मुझे अच्छा भी लगा, लेकिन अब मैं थक चुका हूँ। लोग मेरा सम्मान नहीं करते, वो तो मेरा मजाक उड़ाते हैं। मोटे आदमी को वास्तविकता का आभास होने लगा था। मोटे आदमी को यह कहता देख बीरबल हंसता हुआ यह बोला, मैंने तो तुमसे पहले ही कह दिया था कि तुम बहुत समय तक ऐसा नहीं कर पाओगे। लोग तुम्हें वह सब कैसे कह सकते हैं जो तुम हो ही नहीं। क्या तुम उन्हें मूर्ख समझते हो? जाओ, अब कुछ समय किसी दूसरे शहर में जाकर बिताओ। जब लौटो तो उन लोगों की नज़रअंदाज कर देना जो तुम्हें पंडित जी कहकर पुकारें। एक अच्छे सभ्य व्यक्ति की तरह आचरण करना। शीघ्र ही लोग समझ जाएंगे कि पंडित जी कहकर तुम्हारा उपहास करने में कुछ नहीं रखा, और वे ऐसा कहना छोड़ देंगे। मोटे आदमी ने बीरबल के निर्देश पर अमल किया। जब वह कुछ माह बाद दूसरे शहर से लौटकर आया तो लोगों ने उसे पंडित जी कहकर परेशान करना चाहा, लेकिन उसने कोई ध्यान न दिया। अब वह मोटा आदमी खुश था कि लोग उसे उसके असली नाम से जानने लगे हैं। वह समझ गया था कि प्रसिद्धि पाने की सरल राह कोई नहीं है। सजा। बादशाह अकबर एक दिन दरबार में पधारे और सिंहासन पर विराजमान होते हुए उन्होंने दरबारियों से कहा, आज एक शख्स ने मेरी दाढ़ी खींची है, कहिए मैं उसे क्या सजा दूं। यह सुनकर सभी दरबारी हैरान हुए और सोचने लगे कि किसने ऐसी गुस्ताखी की, आखिर किसकी मौत आई है जो ऐसी जुर्रत कर बैठा। वे परंपरा का आनाफूसी करने लगे। थोड़ी देर के बाद एक दरबारी बोला, जहाँपनाह, जिसने ऐसा दुस्साहस किया है उसका सिर धड़ से उड़ा दिया जाए। दूसरे दरबारी ने कहा, मेरी राय है जहाँपनाह कि ऐसी गुस्ताखी करने वाले को हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया जाए। किसी ने कहा उस पर कोड़े बरसाए जाएं, किसी ने कहा कि उसे जिंदा दीवार में जिनवा दिया जाए। जितने दरबारी उतनी तरह की बातें, तरह तरह की सजाएं सुझाई गईं। उनकी बातें सुनकर बादशाह ऊब गए। अंत में उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल तुम क्या कहते हो, हमारी दाढ़ी खींचने वाले को हमें क्या सजा देनी चाहिए? बीरबल मंद मंद मुस्कुराए और बोले, जहाँपनाह, आप उसे प्यार से मिठाई खिलाइए, इस अपराध की यही सजा है। बीरबल का उत्तर सुनकर सारे दरबारी चौंके और उस अंदाज में बीरबल का चेहरा देखने लगे मानो वे पगला गए हो। जबकि बीरबल के उत्तर से खुश होकर बादशाह ने कहा, वाह वाह बीरबल, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन यह तो बताओ कि मेरी दाढ़ी किसने खींची होगी? बीरबल ने कहा, जहाँपनाह, छोटे साहिबजादे के अलावा ऐसी हिम्मत कौन कर सकता है? उसने तो प्यार से ही ऐसा किया होगा, इसलिए उसे सजा में मिठाई खिलानी चाहिए। बीरबल की बात सही थी। आज सुबह साहिबजादा बादशाह की गोद में बैठा था। खेलते खेलते उसने बादशाह की दाढ़ी खींची थी। चतुर बीरबल के जवाब से बादशाह खुश हुए। अन्य सभी दरबारियों जो इतना भी नहीं सोच पाए कि बाहर का कोई शख्स भला बादशाह की दाढ़ी कैसे खींच सकता है, कि सिर शर्म से झुक गए। तोता। एक बहेलिये को तोते में बड़ी ही दिलचस्पी थी। वह उन्हें सिखाता और तोते के शौकीन लोगों को ऊंचे दामों में बेच देता था। एक बार एक बहुत सुंदर ही तोता उसके हाथ लगा। उसने उस तोते को अच्छी बातें सिखाई, उसे तरह तरह से बोलना सिखाया और उसे लेकर अकबर के दरबार में पहुंच गया। दरबार में बहेलिये ने तोते से पूछा, बताओ ये किसका दरबार है? तोता बोला, यह जहाँपनाह अकबर का दरबार है। सुनकर अकबर बड़े ही खुश हुए। वह बहेलिये से बोले, हमें यह तोता चाहिए। बोला, इसकी क्या कीमत मांगते हो? बहेलिया बोला, जहाँपनाह, सब कुछ आपका है और आप जो दें वही मुझे मंजूर है। अकबर को जवाब पसंद आया और उन्होंने बहेलिये को अच्छी कीमत देकर उससे तोते को खरीद लिया। महाराजा अकबर ने तोते के रहने के लिए बहुत खास इंतजाम किए। उन्होंने उस तोते को बहुत ही खास सुरक्षा के बीच रखा और रखवालों को हिदायत दी कि इस तोते को कुछ नहीं होना चाहिए। यदि किसी ने भी मुझे इसकी मौत की खबर दी तो उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा।
अब उस तोते का बड़ा ही ख्याल रखा जाने लगा, मगर विडम्बना देखिए कि वह तोता कुछ ही दिनों बाद मर गया। अब उसकी सूचना महाराज को कौन दे? रखवाले बड़े परेशान थे। तभी उनमें से एक बोला कि बीरबल हमारी मदद कर सकता है, और यह कहकर उसने बीरबल को सारा वृत्तांत सुनाया तथा उससे मदद मांगी। बीरबल ने एक क्षण कुछ सोचा और फिर रखवालों से बोला, ठीक है, तुम घर जाओ, महाराज को सूचना मैं दूंगा। बीरबल अगले दिन दरबार में पहुंचे और अकबर से कहा, हुजूर आपका तोता। अकबर ने पूछा, हाँ, क्या हुआ मेरे तोते को? बीरबल ने फिर डरते डरते कहा, आपका तोता जहाँ बनाए। हाँ हाँ बोलो बीरबल, क्या हुआ तोते को? महाराज आपका तोता। बीरबल बोला, अरे खुदा के लिए कुछ तो कहो बीरबल, मेरे तोते को क्या हुआ? अकबर ने खींचते हुए कहा, जापना है आपका तोता ना तो कुछ खाता है, ना कुछ पीता है, ना कुछ बोलता है, ना अपने पंख फड़फड़ाता है, ना आंखें खोलता है, और ना ही राज ने गुस्से में कहा, अरे सीधा सीधा क्यों नहीं बोलते कि वो मर गया? बीरबल तुपाक से बोला, हुजूर मैंने मौत की खबर नहीं दी, बल्कि ऐसा आपने कहा मेरी जान बख्शी जाए। और महाराज निरुत्तर हो गए। 3 सवाल। महाराज अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी के बड़े कायल थे। उनकी इस बात से दरबार के अन्य मंत्री मन ही मन बहुत जलते थे। उनमें से एक मंत्री, जो महामंत्री का पद पाने का लोभी था, ने मन ही मन एक योजना बनाई। उसे मालूम था कि जब तक बीरबल दरबार में मुख्य सलाहकार के रूप में है, उसकी यह इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। एक दिन दरबार में अकबर ने बीरबल की हाजिर जवाबी की बहुत प्रशंसा की। यह सब सुनकर उस मंत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने महाराज से कहा कि यदि बीरबल मेरे 3 सवालों का उत्तर सही सही देता है तो मैं उसकी बुद्धिमत्ता को स्वीकार कर लूँगा, और यदि नहीं तो इससे यह सिद्ध होता है कि वह महाराज का चापलूस है। अकबर को मालूम था कि बीरबल उसके सवालों का जवाब जरूर दे देगा, इसलिए उन्होंने उस मंत्री की बात स्वीकार कर ली। उस मंत्री के 3 सवाल थे, आकाश में कितने तारे हैं? धरती का केंद्र कहाँ है? सारे संसार में कितने स्त्री और कितने पुरुष हैं? अकबर ने फौरन बीरबल से इन सवालों के जवाब देने के लिए कहा और शर्त रखी कि यदि वह इनका उत्तर नहीं जानता तो मुख्य सलाहकार का पद छोड़ने के लिए तैयार रहे। बीरबल ने कहा, तो सुनिए महाराज। पहला सवाल। बीरबल ने एक भेड़ मंगवाई और कहा, जितने बाल इस भेड़ के शरीर पर हैं, आकाश में उतने ही तारे हैं, मेरे दोस्त, गिनकर तसल्ली कर लो। बीरबल ने मंत्री की तरह मुस्कुराते हुए कहा। दूसरा सवाल। बीरबल ने जमीन पर कुछ लकीरें खींची और कुछ हिसाब लगाया। फिर एक लोहे की छड़ मंगवाई गई, उसे एक जगह गाड़ दिया और बीरबल ने महाराज से कहा, महाराज बिल्कुल इसी जगह धरती का केंद्र है, चाहे तो आप स्वयं जांच लें। महाराज बोले, ठीक है, अब तीसरे सवाल के बारे में कहो। अब महाराज, तीसरे सवाल का जवाब बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो ना तो स्त्री की श्रेणी में आते हैं और ना ही पुरुषों की श्रेणी में। उनमें से कुछ लोग तो हमारे दरबार में भी उपस्थित हैं, जैसे कि ये मंत्री जी। महाराज, यदि आप इनको मौत के घाट उतरवा दें तो मैं स्त्री पुरुष का सही सही संख्या बता सकता हूँ। अब मंत्री जी सवालों का जवाब छोड़कर थर-थर कांपने लगे और महाराज से बोले, महाराज बस बस, मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया और मैं बीरबल की बुद्धिमानी को मान गया हूँ। महाराज हमेशा की तरह बीरबल की तरफ पीट करके हंसने लगे और इसी बीच वह मंत्री दरबार से खिसक लिया। एक दिन अकबर और बीरबल वन विहार के लिए गए। एक टेढ़े पेड़ की ओर इशारा करके अकबर ने बीरबल से पूछा, यह दरख्त टेढ़ा क्यों है? बीरबल ने जवाब दिया, यह इसलिए टेढ़ा है क्योंकि यह जंगल के तमाम दरख्तों का साला है। बादशाह ने पूछा, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? बीरबल ने कहा, दुनिया में ये बात मशहूर है कि कुत्ते की दुम और साले हमेशा टेढ़े होते हैं। अकबर ने पूछा, क्या मेरा साला भी टेढ़ा है? बीरबल ने फौरन कहा, बेशक जहाँपनाह है। अकबर ने कहा, मैं फिर मेरे टेढ़े साले को फांसी चढ़ा दो। एक दिन बीरबल ने फांसी लगाने की 3 तख्ते बनाई, एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का। उन्हें देखकर अकबर ने पूछा, 3 तख्ते किस लिए? बीरबल ने कहा, गरीब नवाज, सोने का आपके लिए, चांदी का मेरे लिए और लोहे का तख्ता सरकारी साले साहब के लिए। अकबर ने अचरज से पूछा, मुझे और तुम्हें फांसी किस लिए? बीरबल ने कहा, क्यों नहीं जहाँपनाह है, आखिर हम भी तो किसी के साले हैं। बादशाह अकबर हंस पड़े। सरकारी साले साहब के जान में जान आई, वह बाइज्जत बरी हो गया।
जोरू का गुलाम। बादशाह अकबर और बीरबल बातें कर रहे थे। बात मियाँ बीवी के रिश्ते पर चल निकली तो बीरबल ने कहा, अधिकतर मर्द जोरू के गुलाम होते हैं और अपनी बीवी से डरते हैं। मैं नहीं मानता। बादशाह ने कहा, हुजूर, मैं सिद्ध कर सकता हूँ। बीरबल ने कहा, सिद्ध करो। ठीक है, आप आज ही से आदेश जारी करें कि किसी के भी अपनी बीवी से डरने की बात साबित हो जाती है तो उसे एक मुर्गा दरबार में बीरबल के पास में जमा करना होगा। बादशाह ने आदेश जारी कर दिया। कुछ ही दिनों में बीरबल के पास ढेरों मुर्गे जमा हो गए। तब उसने बादशाह से कहा, हुजूर, अब तो इतने मुर्गे जमा हो गए कि आप उनकी खाना खोल सकते हैं, अतः अपना आदेश वापस लें। बादशाह को न जाने क्या मजाक सूझा कि उन्होंने अपना आदेश वापस लेने से इनकार कर दिया। खींचकर बीरबल लौट गया। अगले दिन बीरबल दरबार में आया तो बादशाह अकबर से बोला, हुजूर, विश्वसनीय सूत्रों से पता चला कि पड़ोसी राजा की पुत्री बेहद खूबसूरत है। आप कहें तो आपके विवाह का प्रस्ताव भेजूं। यह क्या कह रहे हो तुम? कुछ तो सोचो। जनाना खाने में पहले ही 2 हैं। अगर उन्होंने सुन लिया तो मेरी खैर नहीं। बादशाह ने कहा, हुजूर, 2 मुर्गे आप भी दें। बीरबल ने कहा। बीरबल की बात सुनकर बादशाह झेम गए। उन्होंने तुरंत अपना आदेश वापस ले लिया। बादशाह अकबर जंग में जाने की तैयारी कर रहे थे। फौजी पूरी तैयार थी। बादशाह भी अपने घोड़े पर सवार होकर आ गए। साथ में बीरबल भी था। बादशाह ने फौज को जंग के मैदान में कूच करने का निर्देश दिया। बादशाह आगे आगे थे, पीछे पीछे उनकी विशाल फौजी चली आ रही थी। रास्ते में बादशाह को जिज्ञासा हुई और उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि जंग में जीत किसकी होगी? हुजूर, इस सवाल का जवाब तो मैं जंग के बाद ही दूंगा। बीरबल ने कहा। कुछ देर बाद फौज जंग के मैदान में पहुंच गई। वहां पहुंचकर बीरबल ने कहा, हुजूर, अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं और जवाब यह है कि जीत आपकी होगी। ये तुम अभी कैसे कह सकते हो जबकि दुश्मनी की फौज भी बहुत विशाल है? बादशाह ने शंका जाहिर की। हुजूर, दुश्मन हाथी पर सवार है और हाथी तो सूंड से मिट्टी अपने ऊपर ही फेंकता है तथा अपनी मस्ती में रहता है, जबकि आप घोड़े पर सवार हैं और घोड़ों को तो गाजी मर्द कहा जाता है। घोड़ा आपको कभी धोखा नहीं देगा। बीरबल ने कहा। उस जंग में जीते बादशाह अकबर की हुई चादर। बादशाह अकबर के दरबारियों को अक्सर यह शिकायत रहती थी कि बादशाह हमेशा बीरबल को ही बुद्धिमान बताते हैं, औरों को नहीं। एक दिन बादशाह ने अपने सभी दरबारियों को दरबार में बुलाया और 2 हाथ लंबी 2 हाथ चौड़ी चादर देते हुए कहा, इस चादर से तुम लोग मुझे सर से लेकर पैर तक ढक दो तो मैं तुम्हें बुद्धिमान मान लूँगा। सभी दरबारियों ने कोशिश की किंतु उस चादर से बादशाह को पूरा न ढक सके। सिर छिपाते तो पैर निकल आते, पैर छिपाते तो सिर चादर से बाहर आ जाता। आड़ा तिरछा लंबा चौड़ा हर तरह से सभी ने कोशिश की किंतु सफल न हो सके। अब बादशाह ने बीरबल को बुलाया और वही चादर देते हुए उन्हें ढकने को कहा। जब बादशाह अकबर लेटे तो बीरबल ने बादशाह के फैले हुए पैरों को सिकोड़ लेने को कहा। बादशाह ने पैर सिकोड़े और बीरबल से सिर से पांव तक चादर से ढक दिया। अन्य दरबारी आश्चर्य से बीरबल की ओर देख रहे थे। तब बीरबल ने कहा, जितनी लंबी चादर उतने ही पैर पसारो। हुजूर, आप खुद गिन लीजिए। बीरबल बोले, कुछ